सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो ये होता है कि इफ़ेक्टिव रेट कैसे हम निकालते हैं। आज सीखेंगे हम इफ़ेक्टिव रेट के बारे में। जैसे क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं इन टॉपिकों में, वो आते हैं कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, और आपसे पूछ लिया जाता है कि आफ्टर 2 इयर्स आपको बताना है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आफ्टर 3 इयर्स कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आफ्टर 4 इयर्स कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो उन चीज़ों को आज हम करेंगे आसान। आइए, आपको धैर्य बना के हमारे इस वीडियोज़ को देखना है, बने रहना है हमारे साथ। सबसे पहले उन चीज़ों को समझने के लिए हम एक चीज़ समझेंगे, और वो चीज़ें हैं पास्कल्स ट्रायंगल। इन चीज़ों का आपने नाम सुना है, इन बातों का। पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या है? पास्कल्स ट्रायंगल, अगर जिन भी बच्चों ने 12th क्लास में या 11th क्लास में अलजेब्रा पढ़े होंगे, वहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करते थे। और ये पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पास्कल्स ट्रायंगल किस तरह से मिलता है हमें, वो चीज़ों को समझना है सभी को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 1 से। बेहद आसान चीज़ें हैं ये, और 1 से शुरू करने के बाद आपको करना है 1 यहाँ और 1 यहाँ। क्लियर हो गई? नेक्स्ट टाइम क्या करना है ना, इस 1 को यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का सम यहाँ लिखा जाता है, इन दोनों नंबरों का। और फिर 1 यहाँ है तो हमने 1 अपने मन से यहाँ लगा दिया। उसके बाद फिर 1 लिखेंगे और फिर इन दोनों नंबरों का सम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों नंबरों का सम यहाँ लिखेंगे, और इनका सम हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से फिर 1 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 और 1 4 यहाँ होता है, फिर 3 और 3 6 यहाँ होता है, और फिर 3 1 4 यहाँ होता है, और फिर 1 यहाँ होता है। उसके बाद बढ़ेंगे तो 1 यहाँ, 4 और 1 5 यहाँ, 6 4 10 यहाँ, 6 4 10, 4 और 1 5, और ये 1। मतलब है कि इस चीज़ों को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अगर नेक्स्ट लाइन लिखना होगा तो 1 से शुरू करेंगे, और ये दोनों का सम फिर से 6, इन दोनों का सम फिर से 15, इन दोनों का सम फिर से 20, और 15 और 6 और 1। मतलब है कि फिर से आगे बढ़ेंगे तो ये जो सीरीजें हैं वो चलती रहेगी। तो जो ये ट्रायंगल नुमा आपको शेप दिख रहा है ना, यही पास्कल्स ट्रायंगल होता है। अब आइए समझते हैं पहले इसके अंदर क्या चीज़ें छिपी हुई है एक्चुअली में, वो समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका यूज हम अलजेब्रा में कैसे करते थे, और फिर देखेंगे कि इसी ट्रायंगल्स का यूज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इफ़ेक्टिव रेट निकालने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो ये लेयर हमें दिख रहा है, ये फर्स्ट लेयर है हमारा, ये हमारा सेकेंड लेयर है, ये हमारा थर्ड लेयर है। इस तरह से आप समझ रहे हो चीज़ों को, ये हमारा सेकेंड लेयर है। इस तरह से जो लेयर वाइज हमें दिख रहा है लाइन, उन चीज़ों को समझते हैं पहले। आपको एक चीज़ें पता होगी कि जब हम किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगाते हैं तो वो वैल्यू कितना देता है, आप कहोगे सर 1 देता है ना। ये चीज़ें सभी को पता है। उसके बाद देखिए ये चीज़ें है क्या लिखा हुआ। अगर ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 11 पे पावर 0 लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर अगर हम 0 लगाएंगे तो वो वैल्यू कितना देगा, आप कहोगे 1 देगा। यहाँ 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब 11 रेज़ टू पावर 1 होगा। उसके बाद यहाँ 121 लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ वो 11 रेज़ टू पावर 2 लिखा हुआ है। आपको पता है जो 11 का स्क्वायर होता है वो 121 ही तो होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है वो 11 का क्यू लिखा हुआ है। उसके आगे जो लिखा हुआ है 11 का पावर 4 लिखा हुआ है। उसके आगे 11 का पावर 5, और उसके आगे 11 का पावर 6। बातें समझ में आई आप सभी लोगों को? यानी ये हम कह रहे थे कि अगर आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि आपको बताना है कि 11 का पावर 3 कितना होता है, और आपको अगर याद है ये चीज़ें ट्रायंगल के बारे में, तो आप झट से बताओगे सर 1331 होता है। अगर आपसे पूछा जाए 11 का पावर 4 क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिखा हुआ है, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और 1 हो गया। अगर आपसे 11 का पावर 5 पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिखा हुआ है, हमने 1 लिखा, 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10 और 4 1 5 और 1 मिल गया हमें 11 का पावर 5। अगर हमें 11 का पावर 2 चाहिए तो वो आपको पता है 1 2 1 होता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो ये ट्रायंगल था वो किस
बेस पे आधार था, यानी क्या इसका आधार था, वो हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि जो ये सारे नंबर है लिखा हुआ ना, वो 11 के पावर पे लगा हुआ है। जैसे पहली वाली 0 का पावर है, दूसरी वाली 1 का पावर है, अगले नंबर 2 का पावर करेंगे, अगले पे 3 का पावर करेंगे तो आपको ये मिलेगा, 4 पावर करेंगे 11 का तो ये दिखेगा, 5 पावर करेंगे तो आपको ये दिखेगा, और 6 पावर करेंगे तो आपको ये दिखेगा। यहीं तक नहीं, इस चीज़ को आप और भी आगे बढ़ा सकते हो, है ना। जैसे हम अगर आपसे 11 का पावर 6 पूछेंगे तो आपको बताना है 1, 5 1 6, 15, 20, 15 और 5 1 6 और 1, लो मिल गया हमें। मतलब इस चीज़ों की ना हम और आगे सीरीज़ बढ़ा सकते हैं। आपको बैठ के कॉपी पे जितना लिखना है आप आराम से लिख लेना इस चीज़ों को। आपको बस ये समझाने का मतलब मेरा था कि ये चीज़ें जो लिखा हुआ है वो 11 का पावर लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6, और लेकिन लिखने से पहले हमने 11 का पावर नहीं देखा, हमने बस ये देखा कि एक यहाँ लिखना है, एक एक यहाँ लिखना है, फिर दोनों को जोड़ के बीच में लिखना और फिर एक एक लगाते चले जाना है। वैसे ही आपको ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो जो ये चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होगी अभी कि ट्रायंगल क्या होता है, पास्कल्स ट्रायंगल। आइए इसके आगे हम समझते हैं। ये मिटाता हूँ मैं अभी यहाँ से। अब आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका यूज हम अलजेब्रा में कैसे करते हैं। वो भी आप सीख लेना कि अलजेब्रा में अगर कोई फार्मूला हमें बनाना हो वहाँ भी इसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इस ट्रायंगल का, वो समझेंगे। और फिर तीसरा तो आपको पता है इफेक्टिव रेट निकालने में। देखिए अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि अगर हम a प्लस बी पे रेज़ टू पावर 0 करेंगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगा, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट टर्म हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। पावर 0 करेंगे वो हमेशा वैल्यू 1 देगा। उसके बाद a प्लस बी रेज़ टू पावर 1 करते हैं तो 1 वैल्यू आपको क्या देता है, a प्लस बी देता है। अब समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पहले और आगे बढ़ जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देता है, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे आप, जब हम a प्लस बी पे पावर 0 की तो हमें 1 देखने को मिला। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि 11 का पावर 0 किया था तब हमें 1 देखने को मिला था, ठीक है। a प्लस बी पे पावर 1 किया तो a प्लस बी देखने को मिला है। तो यहाँ पे 11 पे पावर 1 करेंगे तो यहाँ हमें 1 और 1 देखने को मिला है। अब समझना है कि यहाँ पे किस तरह का इसका यूज है। देखिए ये जो वेरिएबल हमें है a और b, उसके पहले का जो हमें कॉफिशिएंट दिख रहा है, समझ रहे हो आप ना कि a के पहले कॉफिशिएंट और b के पहले कॉफिशिएंट कितना है, तो आप कह रहे हो 1 और 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे नंबर हमें दिख रहा है 11 का पावर 1 1 और 1, वो a और b का कॉफिशिएंट है। उसी तरह से a प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपको दिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप बताओ a प्लस बी का जब स्क्वायर किए थे, उसी तरह से जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 121 देखने को मिलेगा। 121 कहने का मतलब हुआ कि a स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, ab का कॉफिशिएंट 2 और b स्क्वायर यानी b स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। मतलब जो ये चीज़ें हैं वो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है। अब देखिए कैसे फॉर्मूला हम बनाएंगे, इसके सहायता से वो समझना है। अगर हमें a प्लस बी का होल क्यू चाहिए, अगर हमें a प्लस बी का होल क्यू चाहिए तो अब आपको यहाँ देखना है 11 का क्यूब कितना है, तो आप कह रहे हो सर 1331। आपको कुछ नहीं करना है, बस लिखना है आपको 1331, लिख दिया हमने। उसके बाद a है यहाँ और 3 है पावर में, तो शुरू करना है a का क्यूब, a का स्क्वायर, a का 1, a का 0। समझ में आई आप सभी लोगों को। b है, शुरू करना है राइट मोस्ट साइड से, b का क्यूब, b का स्क्वायर, b का 1, b का 0। अगर अब इसे थोड़ा सा हम अरेंज कर लेंगे तो a का क्यूब मिलेगा, क्योंकि 1 कॉफिशिएंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और b पे पावर 0 भी 1 देगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब।
आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला मिल चुका है, मुझे कुछ नहीं करने की हमें ज़रूरत पड़ी है, बस आपको ये ट्रायंगल याद होना चाहिए और आपने बहुत आसानी से फॉर्मूला लिख दिया है। अब अगर इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें तो भी पता है सभी को कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहाँ पे भी 3ab और यहाँ पे भी 3ab दिख रहा है, तो उस चीज़ को हम कॉमन ले लेंगे और हमें a प्लस बी, तो ये भी फॉर्मूला होता है लेकिन निकल के तो यहीं से मिल रहा है हमें। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप बताओ यहाँ कि इसी तरह से हम फॉर्मूलाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मिटाते हैं हम, अगर आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वैसे हम इसे मिटा रहे हैं। और इसके आगे समझेंगे क्या होता है ये चीज़ें। a प्लस बी रेज टू पावर 4 अगर करते हैं, देखिए 11 का पावर जब हम 4 करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, 14 64 1 यानी 14641, तो लिखेंगे 14641 लिख दिया हमने। करना क्या था आपको, यहाँ पे जो पावर 4 में हमें वैल्यू दिखा वो हमने लिखा, और ये किसका काम करेगा, कोफिशिएंट का काम करेगा, है ना, कोफिशिएंट का काम करेगा। लेकिन फॉर्मूला कैसे बनाना है वो समझना है आपको। a पे पावर 4 है तो शुरू करेंगे a पे पावर 4 से, a पे पावर क्यू, a पे पावर स्क्वायर, a पे पावर 1 और a पे पावर 0। क्लियर हो गई। आइए यहाँ पे b पे पावर 4 है, राइट मोस्ट साइड से शुरू करना है, और b पे पावर 4, b पे पावर q, b पे पावर स्क्वायर, b पावर 1 और b पे पावर 0। आइए थोड़ा इसे अरेंज कर लेंगे। तो जब हम अरेंज करेंगे तो a पे पावर 4 4aq b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4abq प्लस b पे पावर 4 बन चुका है हमारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना, a प्लस बी पे पावर 4 अगर होगा तो कोई पूछे तो हमें बताना है a पे पावर 4 प्लस 4aq b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4abq प्लस b पे पावर 4। आइए बढ़ते हैं आगे। आप बहुत आसानी से फॉर्मूला बना सकते हो a प्लस बी पे पावर 5, खुद से बना सकते हो, है ना। सबसे पहले देखना है कि जब हम 11 का पावर 5 करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा 1 5 10 10 5, यानी 1 5 10 10 5 और 1, यही देखने को मिला। उसके बाद a पे पावर 5 है तो शुरू करेंगे a पे पावर 5, a पे पावर 4, a पे पावर q, a पे पावर स्क्वायर, a पे पावर 1 और a पे पावर 0। b पे पावर 5 है, राइट मोस्ट साइड से शुरू करना है, b पे पावर 5, b पे पावर 4, b पे पावर q, b स्क्वायर, b 1 और b पे पावर 0। अब अगर हम इसे अरेंज करके थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो वो हमें दिखेगा a पे पावर 5 प्लस 5a4b 10aq b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर bq प्लस 5ab4 प्लस b पे पावर 5 बन चुका है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना कि जब a प्लस बी का पावर 5 करना होगा तो a पे पावर 5 प्लस 5a4b प्लस 10aq स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर bq प्लस 5ab4 प्लस b पे पावर 5। तो इस तरह से हम आगे और भी फार्मूलाज बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको। आप पास्कल्स ट्रायंगल में केवल कोफिशिएंट का सहायता लीजिएगा और आपको फार्मूला ऐसे बनते चले जाएंगे। तो ये दूसरी बातें थी। पहली बातें तो हमने देखा ये 11 का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जब पावर करेंगे तो आपको ये वैल्यू दिखेगा। दूसरी बातें हमने सीखा कि अलजेब्रा में फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना। a प्लस बी पे पावर अगर 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, 8 रहा, कुछ भी रहेगा, आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो खुद से। अब हम अलजेब्रा तो पढ़ नहीं रहे थे और ना ही हम कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हम लौटते हैं अपने मुद्दा पे, और ये हमारा आज था टॉपिक का इफ़ेक्टिव रेट क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, वो सीखने वाले थे। आइए बस अब तुरंत हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इफ़ेक्टिव रेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो समझेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, उन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई अभी। आइए समझते हैं अब इफ़ेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, है ना।
इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में हम कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेट, वो समझना है। आपने फॉर्मूला देखा है कि जो हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, पहले तो इंटरेस्ट होता क्या है, तो आप कहोगे सर अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, मूलधन प्लस, सॉरी ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, सॉरी अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यही आपने फॉर्मूला पढ़ा है। मिश्रधन का क्या होता है कि मूलधन में आप अपना ब्याज को जोड़ दीजिए, वो हमारा मिश्रधन बन जाता है। अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हो, तब हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × 1 + R/100 पे पावर n-1, यही देखने को मिलता है ना सभी लोगों को, कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला होता है। चलिए मैं यहाँ पे ये नहीं आपको सिखा रहा हूँ प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, वो सब चीज़ें ना फाउंडेशन क्लास में करेंगे जब मौका मिलेगा। तो अभी बस एक छोटी सी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है ये समझने से कि इंटरेस्ट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। वो चीज़ें क्योंकि साधारण ब्याज आपने पहले पढ़ा होगा, वो चीज़ें आपको पता है। देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो P × 1 + R/100 पे पावर n-1 होता है। जब हमने बोला यहाँ पे आपको सिंपल ये समझना है कि ये हमें फॉर्मूला के रूप में होगा, बस आपको बस इतनी सी चीज़ें समझना है आपको, है ना। देखिएगा फाइनली तो हमें यही दिखा ना कि 1 + R% पे पावर n। देखो अगर हम 1 को a मानेंगे और R% को b मानेंगे, बहुत अच्छे से समझना है, आप खुद ब खुद फार्मूला निकाल लोगे कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए किस तरह का हम रेट होता है। अगर हम ये a है और ये b है और n के जगह पे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें या 4 ले लें, इस तरह से, क्योंकि n जो होता है वो हमें क्या होता है, टाइम होता है ना। तो 1, 2, 3, 4 जो है हमारा वो समय है, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, 4 साल के लिए। तो जस्ट लाइक ये ऐसा फॉर्मूला दिखेगा कि a पे पावर, अगर हम a + b पे पावर 2 करेंगे तो वही चीज़ 1 + R% पे पावर 2, यानी जहाँ 2 हमारा साल होगा, 2 क्या होगा, साल होगा 2 साल के लिए, b क्या होगा, रेट होगा, और a होगा 1 प्लस जो आ रहा है, मतलब ये दोनों एक चीज़ से मिलता जुलता आ रहा है ना। ठीक है, बातें आप समझ गए होंगे कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको। सबसे पहले 1 साल की अगर हम बात कर लेना तो 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, ये सभी लोगों को अच्छे से पता है। आते हैं दूसरे साल के लिए। देखिएगा अगर दूसरे साल की हम बात करते हैं रेट के लिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ से इस चीज़ को अभी हम हटा रहे हैं, बस जो फॉर्मूला है उस चीज़ को समझेंगे। दूसरे साल के लिए आपने क्या किया था, a + b पे पावर जब 2 किए थे तो हमें a² + 2ab + b² देखने को मिला था। मतलब b जो था वो हम राइट मोस्ट साइड से शुरू कर रहे थे, b का स्क्वायर, b का 1 और यहाँ b का 0, और जो a था वो a का स्क्वायर, a का 1 और a का 0। तो 1 यहाँ लिखा हुआ है a की जगह पे, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, पावर 1 करेंगे, 0 करेंगे, कुछ फ़र्क रहेगा, वो 1 का 1 ही रहने वाला। जैसे अगर हम 1 का पावर 4 कर देंगे, कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। 1 का पावर 3 करेंगे, 1 दिखेगा। 1 का पावर 0 करेंगे, 1 दिखेगा। बातें समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ भी हम 1 के लिख दें तो 1 का 1 ही रहने वाला है, तो 1 की कोई कहानी यहाँ नहीं चलेगी, उसको हम छोड़ते हैं। डिपेंड करता है b पे, क्योंकि b के जगह पे क्या है, R% है। तो जब हम b की बात करते हैं तो यहाँ से समझना है आपको, b के लिए मिटा दो इस चीज़ों को, यहाँ से हम हटा रहे हैं। b के लिए देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, b का स्क्वायर, इसका मतलब है कि यहाँ r का स्क्वायर दिखेगा। 2 साल के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि पावर कितना है हमारा, 2 है। उसके बाद 2ab यानी 2 a के जगह पे क्या था, 1, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 रहने देते हैं।
उसके बाद b है जो हमारा क्या है r% है यानी r है, यानी फाइनली 2r इंटू आर स्क्वायर दिखा 2 साल के लिए। पहले एक छोटी सी चीज़ है, समझना है आपको, फिर आप बहुत आसानी से क्रिएट कर पाओगे खुद से। अभी तो बस समझने में थोड़ी दिक्कतें हो रही होंगी, कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन इस चीज़ों को अवॉइड करना है और लास्ट में बिल्कुल आप आसानी से फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे। बस अभी आपको समझना क्या था कि हमने जब a प्लस बी के जगह पे 1 प्लस r% को रखा है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखी कि 2 साल के लिए अगर इफेक्टिव रेट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2r इंटू आर स्क्वायर। अब सब कुछ को मिटा के ना डायरेक्ट हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के, फिर आप मिटाता हूँ इसे। देखिए अब ज़रूरत सिर्फ हमें इतना है, ये कितने सालों के लिए 2 साल के लिए, ये कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए। ये 2 और 3 समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 11 का पावर 2 है, इसका मतलब है कि ये 2 साल के लिए। ये 11 का पावर 3 है, इसका मतलब है ये 3 साल के लिए। इस तरह से समझना है आपको। ये 11 का पावर 4 था, मतलब ये 4 साल के लिए है। 11 का पावर 5 था, मतलब ये 5 साल के लिए। आपसे 5 साल से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, वैसे 4 साल तक ही बहुत कम टाइम तक पूछा गया है, बहुत रेयर टाइम में पूछा जाएगा 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट। वैसे 2 साल 3 साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन हम समझेंगे 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक भी आप निकाल सकते हो किसी भी तरह का, क्योंकि हम ना वो चीज़ें सीख रहे हैं जो आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हो, खुद से क्रिएट कर सकते हो उस चीज़ को। हमने क्या किया अभी समझना है, इस चीज़ों को अच्छे से समझना है कि कर क्या रहे। पहले समझेंगे यहाँ 1 2 1, तो जो आगे 1 लिखा हुआ है ना सभी जगह, उस चीज़ों को आपको छोड़ देना है। यानी हमने 1 को क्या किया, मिटा दिया, तो यहाँ से भी हमने 1 को मिटा दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या था 3 3 1, ठीक है। फिर क्या है 4 6 4 1। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ये कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए दिख रहा है, तो करना है r का स्क्वायर r का 1, यानी r पे पावर 1 r रहने वाला है ना। उसके बाद ये कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, तो r का q r का स्क्वायर और r। समझ में आ गई। ये कितने सालों के लिए है, 4 सालों के लिए, तो r का पावर 4 r पे पावर 3 r पे पावर 2 r पे पावर 1। 5 सालों के लिए अगर होता तो हम यहाँ पे r पे पावर 5 r पे पावर 4 r पे 3 r पे 2 और r पे 1, इस तरह से करके हम 6 साल के लिए होता तो हम ये लगाते, अगर 5 साल के लिए होता तब हम ये लगाते। मतलब आपको जो ये फॉर्मूला है वो आप आसानी से बना सकते हो कि जितने भी साल के लिए होंगे शुरू करना है यहाँ से। जैसे ये 6 साल के लिए है तो r पे पावर 6 r पे पावर 5 r पे पावर 4 r पे पावर 3 r पे पावर 2 और r मिल चुका है हमें फॉर्मूला 6 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालने का। अगर 5 साल के लिए निकालना होगा तो r पे पावर 5 r पे पावर 4 r पे पावर 3 r पे पावर 2 और r मिल चुका है 5 साल का इफेक्टिव रेट। अभी बस समझना है आपको, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे एक एक करके, तब आप बहुत आसानी से समझ पाओगे, है ना। अभी बस आपको समझना है कि हम कैसे फॉर्मूला कर रहे हैं। इन चीज़ों को हम मिटा दें। और कैसे हम लिख रहे हैं ये भी आप समझ गए हो, इन भी चीज़ों को हम मिटाते हैं। देखिए फिर से थोड़ा हम लिखेंगे 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1। जैसे हमारे सामने अब हम आते हैं लौट के प्रश्न पे। 2 साल की हम बात करेंगे सबसे पहले, है ना, कि अगर 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो अगर हमने बोला 5% है, 10% है या 20% है, इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा दे रखा है, यानी ब्याज की जो दर दे रखी है वो 5%, 10%, 20% इस तरह से करके दे रखा है। बारी बारी से तीनों का 2 साल के बाद आपको बताना है कि ब्याज कितना मिलेगा, 2 साल के बाद इफ़ेक्टिव रेट कितना होगा, ठीक है ना। हमने देखा सबसे पहले 2 साल के लिए ये चीज़ों को हमने देखा था
2 साल के लिए हमने क्या बोला, एक को मिटा देना है, r का स्क्वायर करना है और r करना है, बीच में पॉइंट है, यानी यहाँ हम ऑब्लिक की बात करते हैं और ये हमें वैल्यू परसेंट में देगा। मतलब समझिएगा कि 2 साल के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया वो 2r इंटू आर स्क्वायर परसेंट बनाया, और ये जो दशमलव है वो ऑब्लिक का मतलब है। ऑब्लिक का क्या काम है वो हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे 5% की अगर हम बात करेंगे तो 2r मतलब 5 दूनी 10, पॉइंट था, पॉइंट लगा दिए, और आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, मिल चुका है 5% का 2 साल के बाद इफेक्टिव रेट। समझ में आ गई सभी को? बढ़ते हैं आगे। 10% के लिए 2r, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक का क्या काम है वो हम आगे समझेंगे। वैसे आपको समझना है कि यहाँ पे पहले के बाद, जैसे यहाँ 3 के बाद पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट और 5 के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद 10% के लिए देखते हैं, 10 दूनी 20, पॉइंट लगा दिए, और आर स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये ऑब्लिक था यहाँ पे ना। ये ऑब्लिक का काम क्या है कि इस दशमलव के बाद आपको हमेशा 2 डिजिट ही रखना पड़ेगा। कितना डिजिट रखना है? 2 डिजिट रखना है। लेकिन दशमलव के बाद आपको कितना डिजिट दिख रहा है? 3 डिजिट दिख रहा है, यानी ऑब्लिक के बाद। तो इस ऑब्लिक के बाद केवल 2 डिजिट रखिएगा, तो जो ये एक वैल्यू है वो यहाँ आके जुड़ेगा। इसका मतलब 20 + 1 कितना हो गया? 21% हो गया, और आगे आप तो 0 लगा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब 10% का 2 साल के बाद जो इफेक्टिव रेट होगा वो कितना होगा? 21% होगा। बढ़ते हैं 20% के तरफ। बहुत ईजी होगा, बहुत आसान होगा। 20% के तरफ बढ़ेंगे तो 2r मतलब 20 दूनी 40, दशमलव 20 का स्क्वायर कितना? 400, तो हम लगा दिए 400। ध्यान रखना क्या था कि दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट रखना है, तो जो फालतू नंबर है ना आपको यहाँ लेके आना होगा। तो 40 में 4 जोड़ देंगे और दशमलव 00 यानी 44% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जब 2 साल का हमें इफेक्टिव रेट निकालना है तो आपको कौन सी फार्मूला बनानी होगी? 2r इंटू आर स्क्वायर। और ये चीज़ें हमने कहाँ से सीखा? पास्कल्स ट्रायंगल से सीख पाए। क्लियर हुई सभी लोगों को ये चीज़ें? आइए थोड़ा सा ना 2 साल के लिए निकालने के लिए एक और विधि है, वो भी हम बता देते हैं। वैसे ये चीज़ें अगर आप सीख गए हो तब कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो भी चीज़ें आप याद रखना। 2 साल के लिए निकालने के लिए आप इफेक्टिव रेट निकालने के लिए एक फार्मूला भी लगा सकते हो। वो फार्मूला होता है a + b + a × b / 100, है ना। और उसके बाद हम लगाते हैं परसेंट। आप सभी लोगों ने परसेंटेज में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी वैल्यू को जब हम 2% से बढ़ाते हैं, यानी 10% और 20% से बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू कितना होगा। उसी तरह के लिए हमने ये फार्मूला यूज वहाँ पे करते हैं, और यहाँ भी 2 साल के लिए रेट निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे हमने पहला देखा था 5% का, तो ab + ab/100 का मतलब ये हुआ कि पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5% रेट लगेगा, यानी 5 + 5 + 5 × 5/100, 5 5 10 होता है, और 5 × 5 25 होता है। और ये 100 क्या किया काम? दशमलव का काम किया है, और यहाँ प्रतिशत हमने लगा दिया। मिल चुका है हमें फार्मूला 2 साल का 5% में इफेक्टिव रेट। आपको भी यही दिखा था, आपको भी यही दिखा था। यहाँ भी फार्मूला लगाओगे ये बनेगा, ये फार्मूला लगाओगे तब भी ये बनेगा, बिल्कुल सेम है ना। उसके बाद आते हैं 10% पे। इस फार्मूला पे अगर हम करेंगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100, ये है हमारा प्रतिशत, यानी 10 + 10 20, और दशमलव हम लगाएंगे। 100 से ये कैंसिल होने वाला है ना, यानी यहाँ पे मिला, ओ सॉरी, ठीक है, ये 1 हो गया ना, सॉरी, ये 20 + 1 यानी टोटल हमें कितना मिला? 21% मिला, और ये हमारा क्या हुआ? वैल्यू हो गया, आंसर हो गया, जो हमें यहाँ पे 21% देखने को मिला था। अगर हम 20% की बात करेंगे तो 20 + 20 + 20 × 20
20/100 और लगाएंगे यहाँ पे हम क्या परसेंट, यानी 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 यानी 20, 20 40 और 4 44%। ये है हमारा इक्विवेलेंट यानी ये है हमारा इफ़ेक्टिव रेट। तो चाहे आप ये फार्मूला लगाओ या फिर चाहे आप 2 साल के लिए फार्मूला लगाओ, आप इफ़ेक्टिव रेट बहुत आसानी से निकाल पाओगे। समझ में आ गई सभी लोगों को। बढ़ते हैं तीसरे साल की तरफ। फार्मूला आप खुद से बना सकते हो, है ना। तीसरे साल की तरफ क्या कहते हैं, देखिएगा। तीसरे साल में हमारा ये कोफिशिएंट है ना 3, 3, 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ 3, 3, 1 लिख रहे हैं तो तीसरे साल के लिए r का क्यू, r का स्क्वायर और r दशमलव ऑब्लिक मिल चुका है हमें फॉर्मूला। यही है इफ़ेक्टिव रेट 3 साल के लिए। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे ऑब्लिक है, समझिएगा। ऑब्लिक यहाँ भी है लेकिन आपको दशमलव लगाना। और ऑब्लिक का क्या काम है, मैंने बताया कि ऑब्लिक के बाद केवल 2 डिजिट रहना चाहिए आपको, बाकी सारे डिजिट पहले आएंगे। जैसे 5% की अगर हम बात करते हैं कि 3 साल के बाद इफ़ेक्टिव रेट कितना होगा, 5 साल का, 5 साल के लिए। तो आइए इस फॉर्मूला का यूज करके सीखेंगे 5 साल के लिए। 5% है तो जहाँ जहाँ r है वो 5% का वैल्यू रख देंगे। तो 3r मतलब 5 तिया 15 दशमलव लगा दिए। r स्क्वायर 25 तिया 75 और r का क्यू यानी 5 का क्यू 125। और ध्यान रखना है कि हर एक नंबर के बाद एक ऑब्लिक आएगा, है ना। यहाँ भी ऑब्लिक, यहाँ भी ऑब्लिक, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ऑब्लिक आएगा। फिर ऑब्लिक है हमारा r का क्यू यानी 5 का क्यू कितना होगा 125 होगा। ऑब्लिक का काम क्या है ना कि अपने बाद ये केवल और केवल 2 डिजिट को रखता है। तो यहाँ से केवल 25 रहेगा और एक कहाँ आ जाएगा 75 के पास, यानी 15.7625%। और यही है हमारा 5% के लिए 3 साल के बाद इफ़ेक्टिव रेट। समझ में आ गई सभी को। फार्मूला मेरा मकसद था सिखाने का। ये चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ें जब आप ये जान लोगे ना तो ये खुद से कर लोगे। तो ये मतलब है कि आप इसको कैसे समझ पाओगे, इसको कैसे याद रख पाओगे, पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से। और वो चीज़ें हमने आपको सिखाया अभी। अगर हम आते हैं 10% पे 3 साल के लिए, तो 10 तिया 30 दशमलव 10 का स्क्वायर गुना 3 यानी 300 ऑब्लिक है यहाँ भी। और r का क्यू यानी 10 का क्यू 1000। अब समझेंगे यहाँ से। आपको हमने बताया कि ऑब्लिक के बाद केवल 2 डिजिट, तो यहाँ फालतू कितना 10 आ गया यहाँ, यानी 30 दशमलव यानी ऑब्लिक 310। फिर ध्यान रखिएगा ऑब्लिक, क्योंकि आगे तो अब 0 मिल गया ना तो छोड़ देते हैं उस चीज़ों को। ऑब्लिक के बाद केवल कितना डिजिट 2 डिजिट है, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मतलब हो गया 33.10%, यानी आप कह सकते हो 33.1%। यानी जब 10% हमारा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 3 साल के बाद इफ़ेक्टिव रेट 33.1% होगा। उसी तरीके से आप 20% के लिए निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल निकाल लीजिएगा आप सभी लोग। घर पे बैठ के करना क्या है, एक अच्छे से ना सुंदर सा पेज निकालना है और एक कलम, वहाँ पे आप अपने मन से कुछ ऐसे वैल्यूज़ लिख लेना है। और हाँ, ये फॉर्मूला वही काम करेगा जहाँ पे जो परसेंट का वैल्यू है वो बहुत ही इजी नंबर होगा, जैसे 5, 10, 4, 6, 8, 9। ऐसा नहीं कि 11.11% का वैल्यू। मैंने बताया आपको कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ते हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में, फाउंडेशंस बैच में जब पढ़ाते हैं, 4 तरीके बताते हैं वहाँ, तो उन चीज़ों को अभी अवॉइड करना है आपको। जो सिंपल वैल्यूज़ होती हैं उन चीज़ों को कैसे हम निकाल पाएंगे, वहाँ ये चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये था हमारा 3 साल के लिए। फॉर्मूला आप नोट करते जाओगे, बिल्कुल दिमाग में भी आप नोट कर लेना, एक बार में हो जाएगा ना। 4 साल के लिए देखते हैं। 4 साल के लिए हमारा क्या कोफिशिएंट था, 4, 6, 4, 1, यानी r पे पावर 4, r पे q, r पे स्क्वायर और r पे 1। ऑब्लिक है सभी जगह और पहले नंबर के बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। जैसे अगर हम बोलेंगे 10% के लिए, बताओ 10% के लिए 4 साल के बाद इफ़ेक्टिव रेट कितना होगा। आपसे एक प्रश्न है, आप करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको ये करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप निकालने की कोशिश करो कि आप निकाल पा रहे हो।
अगर आपसे हो गया है तो जो हम करेंगे आप मिलाना कि वो सही है या गलत है, ठीक है। चलो, आई होप आपने किया होगा और आप सभी लोगों का आंसर भी आ चुका है, मुझे पता है। देखिए यहाँ पे रेट है 10% हमारा, तो लगाएंगे वैल्यू, आर के जगह पे 10 रखेंगे तो ये 40 होगा। उसके आगे आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 और गुना 600। फिर आर का क्यूब 1000 गुना 4000। क्लियर है। आर का पावर 4 यानी 10⁻⁴ करने के बाद हमें मिलेगा 10,000। ये वैल्यू हमें दिखा है। अब आइए समझेंगे, एकदम आसानी से समझना है हमें कि हमने बताया कि ऑब्लिक के बाद केवल कितना डिजिट, तो कहोगे 2 डिजिट सर, तो 00 को छोड़ के बाकी सारे नंबर यहाँ आएंगे, तो 100 जब यहाँ आएंगे तो ये कितना देखने को मिलेगा 4100। फिर ऑब्लिक के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो ये दोनों को रखना है, बाकी इसको यहाँ भेजना है, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना देखने को मिलेगा 641। क्लियर हो गई ना। अब आप बताओ कि फिर से यहाँ ऑब्लिक था, ऑब्लिक के बाद अब कितना डिजिट, तो 2 डिजिट, फालतू कितना है 6, यहाँ भेजिएगा 46.41% होगा। यानी 10% का 4 साल के बाद जो इफेक्टिव रेट निकाले हम वो 46.41% है। इसी तरीके से आप 5%, 20%, 2%, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर 2% हमारे सामने हो और 4 साल के बाद हमें इफेक्टिव रेट बताना है, तब कितना आंसर्स होगा। दो प्रतिशत जब हमारा है तो देखिए यहाँ से 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 6 चौ 24 ऑब्लिक 4 का 2 का क्यू 8 और 8 चौ 32 और 2 का 4 यानी 16, यही होगा ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, बिल्कुल सही है। यानी 8243216%। देखो आप यहाँ से, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होती, अगर हम आपको ये फॉर्मूला नहीं बताए होते तो 2% का 4 साल के बाद इफेक्टिव रेट निकालना कितना मुश्किल हो जाता। इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दिख रहा है आपको, कर पाते क्या कोई और विधि से? नहीं कर पाते ना। तो इन चीज़ों को आप समझिए, समझने की कोशिश करिए और फिर से जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उनमें हम आपको बहुत बेहतर, बहुत अलग, बहुत नया देने की कोशिश कर रहे हैं, हम और हमारे टीम के जितने भी शिक्षक हैं। तो उन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार आप अच्छे से समझिए, केवल शिकायत करने से नहीं सुधरेगी आपकी स्थिति। आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो शिकायत करना बंद करिए, ठीक है ना। क्योंकि अच्छे बच्चे ना कभी शिकायत नहीं करते कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी, मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी। मैं जो भी कुछ देने की कोशिश करता हूँ ना, मेरी ये कोशिश होती है कि हर बार आपको मैं कुछ नया, कुछ अलग सिखा पाऊँ। हाँ, मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाता हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। अब क्वेश्चन को 5 मिनट तक लिखना, फिर सॉल्यूशन करवा पाना, आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? आप खुद नहीं देखना चाहोगे उस तरह के वीडियोज़ को, है ना, कि आपके सामने खड़ा होकर कोई पहले क्वेश्चन लिखे फिर सॉल्यूशन करे, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट का समय ले। किसके पास उतना टाइम है? ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास है। बच्चे के पास ही टाइम नहीं होते हैं आजकल। तो इन चीज़ों को आपको समझ में आ गई है। वैसे आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए भी आप खुद से कॉपी पे बैठ के फार्मूला निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है सभी लोग। और कोशिश करना कि आप इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपको अच्छा लगा है तो आज के लिए इतना ही।